हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर पर। दोस्तों, जैसा हम कल पढ़ चुके थे आधा चैप्टर, आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। लेकिन किंतु परंतु उससे आगे वाले चैप्टर के बात करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, ये चैप्टर एक सीक्वेंस सीरीज में लगे हुए हैं, जिसमें एक भी क्लास मिस करना ना तो तुम्हारे लिए लाभदायक है, ना ही मेरे लिए। हम चाहकर भी कोई क्लास मिस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि आप ये जो लेक्चर है इसको स्किप ना करें। अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो वादा मेरा आपसे ये है कि आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। उसके लिए मैं हूँ, आपको याद कराऊंगा, टेस्ट लूँगा, सब कुछ मैं ही कराने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो स्किप ना करें। चलिए, ज़्यादा अब टाइम ख़राब नहीं करते हुए अपने बचे हुए चैप्टर पर आते हैं। तो हम कल पढ़ चुके थे क्रियाकलाप 3। आज क्रियाकलाप 4 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले पहली कुछ जानना चाहती है, उसके जवाब हम थोड़ा आंसर दे देते हैं। हम नहीं, सिर्फ आप आंसर दोगे, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। पहली जानना चाहती है कि हमारे अलावा हमारे भोजन का पौधों और जंतुओं के अलावा कोई अन्य स्रोत भी है। हमें जो भोजन प्राप्त होता है जंतुओं से और पौधों को छोड़कर, किसी तीसरी कोई ऐसी वस्तु भी है जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है। आपका जवाब ना ही होगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारे भोजन के मात्र 2 स्रोत हैं, पहला पौधे और दूसरा जंतु उत्पाद। तो पहले को बताना कि इसमें ऐसा हमारे पास ऐसा कोई सा तीसरा स्रोत नहीं है जिससे हम अपने लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ सकें। चलिए अब आगे आते हैं। सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। यानी कि हमें काम क्या करना है, जैसे कि बैंगन का भरता आपके सामने है। बैंगन में हमें वो चीज़ छांटनी है जो पौधे से प्राप्त हुई है, और पौधे के किस भाग से प्राप्त हुई है, फूल से हुई है, फल से हुई है, बीज से, तने से, पत्ती से, वो क्या चीज़ है। ये इन खाद्य पदार्थों और पौधों को सारणी को 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए, पहला एक एग्जाम्पल है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप बैंगन फल है, क्योंकि फूल, अब बैंगन के पेड़ पर फूल आता है, फूल के बाद फल आता है, बैंगन एक फल है। तो बैंगन पौधे का जो भाग है वह है फल। मिर्च मसाले के रूप में हमें कोई फल भी हैं, बीज भी हैं, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो फूल होते हैं, जैसे लौंग एक कली है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये हमें उनके उससे प्राप्त होते हैं, स्रोत जो भी उनका बीज है, फूल है, फल है, जो भी है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, ये सब क्या है, ये किसी अन्य पौधे से प्राप्त होते हैं, ये बीज से प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ गोभी और दाल। इनके आप बताना, ये पौधे से प्राप्त होते हैं, जंतु से प्राप्त होते हैं, पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये बताना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कल जो हम अंकुरण की बात कर रहे थे, आज उसी का एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करिए कि खाने योग्य हैं या नहीं। कभी कभी विषैले भी हो सकते हैं। हर चीज़ को हमें चक्कर ही नहीं पता लगाना चाहिए कि हम, जैसे कि दही है, खट्टी है, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। अचार है, ये सब क्या इनका स्वाद पता है, लेकिन क्या हम तेजाब अम्ल सारे खट्टे होते हैं, तो क्या तेजाब भी चक्कर देखना पड़ेगा? गलत होता है। हर चीज़ को चक्कर नहीं देखना चाहिए। जिस बारे में हमें जानकारी है सिर्फ वही चेक करना चाहिए कि नींबू खट्टा है या फिर थोड़ा मीठा है। मूंग, क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने। मूंग या चने, अथवा का मतलब होता है या। मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में, पात्र का मतलब मैंने बताया था, पात्र का मतलब है बर्तन, कोई गिलास, कटोरी, पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें। जब हम रात को चने फुलाते हैं तो उसमें क्या करना चाहिए हमें कि पात्र में हमने जल रखा और उसमें चने घेर दिए। चने घेरने के बाद सुबह को उसका जल निकाल दो और बीजों को गिलास में ही रहने दो। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर और रख दें, एक साइड रख दें।
क्या मतलब अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तन का मैंने आपको मतलब बताया था बदलाव, तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि उनमें एक सफ़ेद सफ़ेद संरचना निकल जाएगी जिसे कहते हैं बीज का अंकुरित होना। अंकुरित का मतलब मैंने बताया था बीज ना रहना, कि बीज जो बीज था अब वो बीज नहीं है, उसमें से कुछ निकल चुका है, वो अंकुरित हो चुका है, वो बीज नहीं रहा, पेड़ बनने के लिए तैयार है। तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। मतलब अगर वैसे मतलब हमने जो पानी फेंक दिया है उसके बाद कपड़े में लपेट कर रख दिए हैं, उसके बावजूद ऐसा नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है और हम परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, बीजों को पानी से धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुरन दिखाई देता है? 100% दिखाई देगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है, आप भी करके देखना। अब बड़े भाई आपका जो भी आपका बड़ा भाई है, अगर वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, रनिंग करता है, जिम ज्वाइन करता है, तो वो ये करता होगा, उसको पता होगा। बाई चांस ना याद रहते चने खाने तो लेट हो जाता है, तो उसमें अंकुरित हो जाते हैं बस ये सब चीज़ें। अरे यार चलो कोई ना, पढ़कर तो दिखाई दिया मैंने, और आपके पास बुक होगी और ना हो तो ले लेना प्लीज़, बुक के बिना कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा भी सकते हैं, खाने के लिए ही है, पौष्टिक आहार है। ये उबाले भी जा सकते हैं, इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है, खाने योग्य अच्छा आहार तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से ना आप सोयाबीन की देख रहे हैं, ये सोयाबीन है और ये जो है ये चना है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? सबको पता है, आपको भी पता होगा, मधुमक्खी के छत्ते से शहद आता है। लेकिन यह मधुमक्खी के छत्ते में से भी तो कहीं से आता है। या कौन लाता है? मधुमक्खी लाती है। अब आपने देखा होगा मधुमक्खी को गन्ने पर, फूलों से रस ये इकट्ठा करती हैं और अपने लिए बचा कर रखती हैं आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि फूल कुछ ही मौसम में खिलते हैं, तो उसी टाइम पर ये सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं और इकट्ठा कर लेती हैं। इन फूलों द्वारा अगर यदि आपसे कहें कि आप फूलों का रस इकट्ठा कीजिए, तो आप कर पाएंगे? आप उन्हें पीसकर उनकी चटनी बना देंगे, चटनी तो इकट्ठा हो सकती है, बाकी तो अगर हमारे कुछ हाथ में है नहीं। मैं भी यही करूँगा। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बिल्कुल देखा है, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन-भिनाएँ करती हैं। हाँ जी, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है, यानी कि इकट्ठा करती है। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? फूलों से मीठे रस को इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। भंडारित का मतलब है एक तरह से बाद के लिए संभाल कर रखना, भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। बताया था आपको, कुछ ही मौसम होते हैं जिनमें फूल खिलते हैं, तो ये पूरे साल का अपना कोटा, एक प्रकार से जो कहते हैं कोटा, जैसे हम अपने अनाज में मतलब अपना टंकी अनाज से भर देते हैं पूरे साल के लिए, सेम प्रोसेस इनका होता है। पूरे साल के लिए उसी समय में मेहनत करके अपना जो पूरे साल का खाने का इस्तेमाल मतलब बंदोबस्त कर लेती है, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में प्रयोग करते हैं। हम इनके छत्ते को तोड़ते हैं, उससे शहद निकालते हैं और उसी को हम यूज़ करते हैं। इसकी खेती भी की जाती है एक प्रकार से, जैसे कि मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, क्या कहते हैं उसे? सेरीकल्चर। जंतु क्या खाते हैं? 1.4 जंतु क्या खाते हैं? अब ये भी कोई पूछने वाला सवाल, आप कहोगे सर जंतु तो एक थोड़ी ना है, जंतु तो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। जैसे कि कुत्ता पशु है, लेकिन कुछ तो वो मतलब अगर वैसे देखा जाए तो है तो जानवर ही। तो क्या है, आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, फिर आपको इनकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपको पालतू जानवर क्या खाता है, क्या जंतु मतलब अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी को, कबूतर को, छिपकली को, छोटे छोटे कीट को खाना खाते देखा होगा? जैसे कि मेंढक क्या खाता है? मक्खियों को खाता है, छोटे मोटे कीट खाते हैं।
और गिलहरी अखरोट या चने या मूंगफली ये सब चीज़ खाती है। देखा तो है, लेकिन हमने कभी ये ना सोचा था कि ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो अब पढ़ना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, हमें याद है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तो प्रैक्टिकली है। ये देखिए गिलहरी आपके सामने अखरोट खा रही है, छीन लो। सारणी 1.5 के अनुसार अनेक जंतुओं के नाम लिखे गए हैं। देखिए सारणी ये सारणी ही है, लिखे गए हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एग्जाम्पल दिया है भैंस का। भैंस क्या खाती है? घास, खली, जैसे हम सरसों के जो वो निकले सरसों की खल, भूसा, अनाज, पत्ती, ये सब। बिल्ली छोटे जंतुओं को जैसे कि चूहा खा जाती है। पक्षियों को भी खा जाती है। कबूतर का भी देखा, कबूतर ये कौवा मर जाता है उसे बिल्ली उठा के ले जाती है। दूध भी पी जाती है हमारा, मतलब जो है तो होता है घर में, जो बर्तन में रखता है, बाई चांस रखा जाता है खुला। तब चूहा क्या करता है? हमारी अनाज की टंकी से अनाज खाता है। शेर क्या खाता है? छोटे जानवरों को खाता है। बाघ भी छोटे जानवरों को खाता है। मकड़ी जो छोटे छोटे कीट हैं, कीट पतंगे हैं, इनको अपने जाले में फंसाकर उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट खाती है, हल्का हल्का, धीरे धीरे। और छिपकली फिर जो हम देखते हैं अपने घरों में, जब कभी लाइट जलती है गर्मियों के मौसम में, तो वहाँ पर कीट पतंगे बहुत घूमते रहते हैं और उनके लिए आती हैं छिपकलियाँ। तो छिपकलियाँ क्या खाती हैं? छोटे मोटे कीट पतंगे। गाय बिल्कुल सेम भैंस, जो भैंस खाती है वही गाय खाती है। मनुष्य हम पीछे जो हम वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक शब्द आया था सर्वाहारी का मतलब है जो मांस और पादप उत्पाद दोनों खाता हो। तो मनुष्य एक सर्वाहारी है। इसके द्वारा खाए जाने वाला भोजन क्या? जंतु उत्पाद, जैसे कि अंडा, मुर्गा, मांस, मछली। और पादप उत्पाद तो सब सब्जियां ही हैं। ये सब तितली रस पीती है। तितली किसी को वो नहीं खाती। कौवा एक शाकाहारी, सर्वाहारी दोनों है। क्यों? मतलब सर्वाहारी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हैं। शाकाहारी ऐसा है कि हम जब रोटी का टुकड़ा देते हैं तो कौवा उठा लेता है, तो शाकाहारी है। और मांसाहारी ऐसे हैं जब कोई पशु मर जाता है तो उस पर कौवे, गिद्ध ये वगैरह लगे होते हैं ना, तो मांसाहारी भी। अन्य बहुत से जानवर हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अपने हमारे सारणी के एग्जाम्पल ही काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो और कम ज़्यादा रखकर हमें फ़ायदे का, बस हम जो समझना था वो समझ चुके हैं। फिर से सारणी 1.5 को मतलब ध्यान से देखिए। जो 1.5 ये वाली है जिसे हम पीछे पढ़ गए थे 1.5, ध्यान से देखो। और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में बांट दिया। इस बार क्या करना है कि ये जंतु हैं, इनको 3 भागों में बांटना। 3 भाग कौन कौन से मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। 3 वर्ग का मतलब है 3 कैटेगराइज करनी है, 1 2 3। इस कैटेगरी में ये सारे जंतु, इसमें ये सारे जंतु, इसमें ये सारे। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं। जो केवल पौधे, इसका मतलब क्या है कि वे शाकाहारी है। शाकाहारी कौन है? भैंस है, जी है। और चूहा, और गाय, तितली, ये सब क्या है? शाकाहारी हैं। और फिर जो क्या है, दूसरा वर्ग जो है, पहले वर्ग में केवल उन पादपों के नाम लिखे जो जंतुओं के नाम लिखे जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, जो दूसरे छोटे जंतुओं को खाते हैं, वो कहलाते हैं मांसाहारी। अब मांसाहारी को छांटो। मांसाहारी थे, बिल्ली खाती है, नहीं बिल्ली तो सर्वाहारी में आएगा ना, क्योंकि वो दूध भी पीती है। और मतलब चूहा, शेर जो टोटल मांस खाता है, शेर है, बाघ है, और मकड़ी है, और छिपकली है। ये सब क्या है? ये सब है मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। तो ये दूसरे वर्ग के हैं, मतलब दूसरे वर्ग में क्या लिखना? मांसाहारी। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को तो खाते ही हैं, मतलब वे उन्हें भी खाते हैं, पेड़ पौधों को, इन्हें कहते हैं सर्वाहारी। इन्हें तीसरे वर्ग में रखा गया है। इनके अनुसार कौन कौन है जो दोनों खाते हैं? एक तो बिल्ली है, एक, और फिर है मनुष्य और कौवा। बिल्ली, मनुष्य, कौवा, इनके नाम लिखने यहाँ पर।
इस सारणी में। आगे चलते हैं। पहले जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। मनुष्य को यानी कि हम यानी कि मैं नहीं, आप नहीं, शायद आप हो जो मांस मछली खाते हो, तो आपको किस में रखेंगे। अगर आप खाते हैं तो आप रहेंगे सर्वाहारी में, क्योंकि मांस मछली ज़रूरी नहीं परमानेंट आप खाते हैं, वो तो कभी कभार होता है, लेकिन हम तो वैसे मूल तो हमारा भोजन पादप उत्पाद ही है, तो हम किस कैटेगराइज में हैं, सर्वाहारी में। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। पर्याप्त भोजन का मतलब है जो एक व्यक्ति को डेली मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता। जो उस व्यक्ति को डेली काम करने के लिए ज़रूरी है, उसको डेली मतलब चलने फिरने के लिए ज़रूरी है, वो होता है ना, कभी भूखमरी आ जाती है, किसी के पास गरीबी आ जाती है, जो अपना पेट 2 वक्त की रोटी भी टाइम पर नहीं खा पाता। तो ऐसा है, हम जानते हैं कुछ को तो भोजन मिल भी नहीं पाता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है, मतलब खोजना या जानना, ऐसी चीज़ जानने की जो आवश्यकता है जिसके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। खाद्य उत्पादन का मतलब है जो हम अनाज इस टाइम उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, जो भी कुछ खाने की चीज़ उगा रहे हैं, या तो वो हम सही तरीके से बांट नहीं पा रहे तब भूखमरी है, या वो कम उग रही है, खाने वाले ज़्यादा हैं तब भूखमरी है। तो उसको हम ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादा होगा तो सबको बढ़ जाएगा। अगर ज़्यादा और ज़्यादा होगा तो बाहर हम उसको बेच देंगे, निर्यात कर देंगे, तो उसमें प्रॉफिट है। कम नहीं उगाना चाहिए, तो हमको उत्पादन में ध्यान देना चाहिए, उनकी खेती बाड़ी में बढ़ावा करना चाहिए, जिससे कि कोई भी हमारे देश का भूखा ना रह सके। होता है ना कि चलो सुबह जैसी गई, कम से कम रात को तो पेट भर का खाना खाकर सो जाए। हर किसी को यही होता है क्या कि यार 2 वक्त की रोटी है, हम खा कमा किस लिए रहे हैं, यही तो है 2 वक्त की रोटी। इसे तो कहते हैं कि टाइम पर एक वो आहार मिल जाए जो एक व्यक्ति को चाहिए, जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पन्न किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त का मतलब मैंने बताया था कि जो जितना ज़रूरी हो सका वही। तो ये कह रहा है कि ये मतलब खाली इससे काम नहीं चलने का, बल्कि हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे कि राशन बढ़ता है, तो मतलब कुछ ऐसे भी जो हमें रास्ते खोजने पड़ेंगे जिनसे हर एक व्यक्ति को लगभग खाना ठीक टाइम पर ठीक क्वांटिटी में पहुंच सके। क्वांटिटी मतलब उसके बराबर। ऐसा नहीं है कि एक 10-12 साल का लड़का है उसको भी 5 किलो गेहूँ मिल रहे हैं, और एक 20-30 साल का लड़का है उसको भी 5 किलो। तो क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए। इसलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर हो चुका है ख़त्म, फिर भी हम इस चैप्टर को ख़त्म नहीं होने देंगे। देखिए हम इसमें प्रमुख शब्द क्या पढ़ें। इसमें देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 मात्र 7 शब्द ये हैं, और जबकि मैंने वो कराए हैं करीब 20-25 इन्हीं के बीच में से हैं। तो वे जानने जो बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने वो कराए। अगले चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा उसको भी ऐसे ही करूँगा। पहले आपको डिफ़ाइन करूँगा, जो अब आएंगे फिर उनको तुरंत डिफ़ाइन करूँगा, ताकि आपको चैप्टर आसान हो जाए। देखिए सारांश क्या है। सारांश का मतलब है जो हमने सारा चैप्टर पढ़ा उसको 2 लाइन में, 3 लाइन में, 4 लाइन में व्यक्त कर देना। उसकी सारी चीज़ें छानबीन कर बिल्कुल निचोड़, उसका एक पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है सारांश। हमें उससे क्या सीखने को मिलता है। संगठक आपको मैं करा चुका, जो कि दो चीज़ों का आपस में, या तो संगठक होता है कि चावल एक संगठक है, दाल एक संगठक है, और जब इन दोनों का मिलन होता है, मिलन 2 चीज़ों का आपस में मिलन, उसे कहते हैं संगठन। खाद्य के साथ तक है खाना, खाद्य पदार्थ, खाद्य चीज़ें वाले जो भी है खाना। मकरंद मीठा रस जो मधुमक्खी इकट्ठी करती है। अंकुरित बीज का बीज अवस्था में ना रहना, क्योंकि उसमें चेंज हो गया, वो थोड़ा बदल चुका है, तो वो बीज नहीं है। शाकाहारी जो केवल पौधे खाता हो, पौधे या उनसे प्राप्त होने वाले फल फूल। मांसाहारी जो उन फल फूल को खाते हैं, तो
जो खाते हैं उन जानवरों को कोई दूसरा जानवर खा जाए। शेर हिरन को खाता है और हिरन घास खाता है। शेर बकरी को खाता है, बकरी घास खाती है। शेर और अदर जानवरों को खाता है, वे भी जो छोटे मोटे जीवों को खाते हैं। सर्वाहारी, ये तो सबके पापा जी हैं दोनों। ये बोलते हैं कि हमको सब हजम है। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर गन्ना वन्ना ना मिलने का तो हम मांस ही ज़रूरी है, सब कुछ हजम है इनको। सारांश क्या है? पहले क्रियाकलाप में हमने क्या पढ़ा था कि अपने दोस्तों की सूची बनाइए, उसमें उनका खाने का टाइम टेबल लिखिए। टाइम टेबल नहीं कि वैरायटी, वे क्या क्या खाते हैं। अगर अदर स्टेट हैं, कोई दूसरे स्टेट का है तो उसके वहाँ पे कुछ और फेमस होगा। तो वही है कि हमारे देश में अलग अलग कई सारे खानों में विविधता है, मतलब खूब अलग अलग। जैसे कि यहाँ के खाना अलग है, वहाँ का खाना अलग है, वहाँ का खाना अलग है। विविधता कहते ही उसे हैं एक ही चीज़ में अलग अलग वैरायटी, कि खाना एक ही है। खाना अगर मैं कह दूँ यह वहाँ जाऊँगा गुजरात में तो भी कहूँगा खाना ला दो, पश्चिम बंगाल में जाऊँगा तो भी कह दूँगा खाना ला दो, तो अगर तमिलनाडु में जाएंगे तो भी कहेंगे कि खाना चाहिए। लेकिन खाना 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 सब जगह सेम वर्ड है। हमने डिमांड भी अपने पेट को भरने की करी, लेकिन वहाँ पे कुछ हमें कुछ अलग वैरायटी मिली, वहाँ अलग वैरायटी मिली, वहाँ पर अलग। तो ये होता है खाने में विविधता। हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत पौधे और जंतु हैं। दो ही स्रोत हैं, दो चीज़ से हमें खाना मिलता है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, जो जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी। अभ्यास, अब आ गया है हमारा टेस्ट। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? बताइए। अगर आपको कहा जाए कि आपको दही से रोटी खानी है, ठीक है, एक टाइम एडजस्ट कर लोगे, आपको फिर सुबह को दही से रोटी खानी है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, आपको दोपहर को भी, अब आपको दिमाग ख़राब, चलो ठीक है एक बार फिर शाम को भी, तब आप किलस जाओगे कि नहीं यार, एक ही किस्म का भोजन सभी टाइम नहीं खाया जा सकता। और वैसे भी हमारे शरीर को काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो एक ही चीज़ से सारी चीज़ नहीं मिल पाती, इनके लिए हमें अलग अलग खाना खाना पड़ता है। जैसे कि कच्ची सब्जियां, जब हम खाना खाते हैं तो सलाद लेते हैं, छाछ, मट्ठा, अचार और दाल, रोटी, अलग सब्जियां, कई सारों का मिश्रण होता है ना, तो इसलिए, क्योंकि हर एक सब्जी में कुछ अलग चीज़ मिलती है। 5 पौधों के नाम लिखिए, अगला क्वेश्चन है 5 पौधों के नाम लिखिए, तो बताइए इनमें से कौन सा भाग उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। मतलब भाई 5 पौधों के नाम लिखो, कुछ भी लिख लो, नीम ऐसे मत लिखना, वे लिखना जो खाने योग्य हो। नीम का नहीं, सॉरी, आप बैंगन का लिख लो एक, तो गोभी का फूल लिख लो, और आम का पेड़ लिख लो, जो भी कुछ है, हमारा आम से फल जो मिलता है खाने योग्य है, ये सब चीज़। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करें। दूध, दही, पनीर, घी क्या है? सबसे पहले इनको पढ़ते ही आपको क्या समझ में आना चाहिए, यार ये सब जंतु से प्राप्त होते हैं। हाँ, तो क्या है यहाँ दूसरे कॉलम क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा। पादप में पादप उत्पाद खाते हैं, गलत, खाने का तो कोई मैटर ही ना हो रहा। सब्जियां हैं, ये भी गलत है। सभी जंतु उत्पाद हैं, हाँ ये सही है, ये सारे के सारे जंतु से मिलने वाले उत्पाद हैं। अगला, पालक, फूल गोभी, गाजर दूसरे जंतुओं को खाते हैं, गलत, खाने वाला मैटर नहीं है। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, देखो पादप पादप उत्पाद है तो, लेकिन खाने का मतलब क्या, खाते नहीं हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं, हाँ बिल्कुल सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु खाते हैं, बिल्कुल सही है। शाकाहारी, शाकाहारी किन्हें कहते हैं? पादप और पादप वस्तु उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है रिक्त स्थान। देखिए मैंने आपको रिक्त का मतलब भी समझाया था। रिक्त किसे कहते हैं? रिक्त का मतलब है खाली, और स्थान का मतलब है वो जगह, जौन सी जगह खाली है उसको भरो। बाघ एक डैश है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। केवल मांस खाता है तो ये तो मांसाहारी है। और ऊपर क्या क्या, शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी, हाँ मांसाहारी है। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। अगला, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या कहेंगे? भाई पादप उत्पाद खाता है इसलिए उसे क्या कहेंगे? पादप कहेंगे, दूध कहेंगे, गन्ना कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे, शाकाहारी, शाकाहारी, क्योंकि खाली पादप उत्पाद खाता है।
तोता केवल क्या खाता है, शाकाहारी, यो तो एक वो है कैटेगराइज। पादप, तोता केवल पादप खाता है। दूध या गन्ना, दो तो भर चुके हैं। तो दूध हम क्या कहते हैं, तोता केवल पादप खाता है, दूध तो पीता नहीं है। गन्ना तो उसका मतलब ही नहीं है, पादप खाता है। पादप का मतलब पेड़ पौधे से, जैसे कि अमरूद खाना, आम खाना कहते हो ना, जब तुम बाग में अमरूद तोड़ने जाते हो किसी के चोरी से बरसात के मौसम में, तो क्या होता है कि ओरे ओरे देख तोता खाया, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा मिठास होती है। देखिए खाया मैंने भी है, वाकई में होती है। अगला, जो हम पीते हैं, पीने का मतलब तो यहाँ पे दो ही है, दो क्या एक ही, दूध ही आएगा। वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, दूध ही है। हमें चीनी गन्ने से प्राप्त होती है। ये हुआ दोस्तों आपका चैप्टर ख़त्म। चलिए, वैसे ये परियोजनाएं हैं, इनमें आपको कोई सिस्टम नहीं है, सोचने की बातें हैं। क्या आप आसपास के सभी व्यक्तियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है? यदि नहीं तो क्यों? आपके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें क्या लोग ऐसे भी हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं? मर नहीं रहे, मतलब उनको 2 टाइम वक्त का खाना सही से नसीब नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वहाँ का आपकी व्यवस्था, प्रधान, ये जो व्यवस्था करती हैं, उनकी कमी है? क्या कमी है बताइए। हम भोजन की बर्बादी किन उपाय से रोक सकते हैं? सबसे पहला तो देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कि शादी में जितना खाना हो उतना ही प्लेट में करें, जितना, क्योंकि हम वहाँ 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं हर जगह, लेकिन यार एक बार अगर कुछ भी मतलब हम फेंकते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, आपको भी लगता होगा, और ये ठीक भी नहीं है। किसी को तो खाने को नसीब नहीं हो रहा और आप बर्बाद कर रहे हैं। लॉकडाउन में वैसे सभी को अकल आई है, लेकिन फिर भी हमें अपना फ़ायदा ही देखना चाहिए, तो नुकसान तो बेकार है करना। चलिए, आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। इससे वैसे कि लगता नहीं कोई डाउट रह गया हो, लेकिन अगर रह भी गया है तो मैं खड़ा हूँ, आप डाउट भेजिए, बेझिझक होकर भेजिए, 1 नहीं 2 भेजिए, सभी का रिप्लाई मिलेगा। और उन्हें अभी डाउट अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर आगे जाकर जब मैं कोई दूसरा टॉपिक उठा लूँगा और आप भोजन के डाउट पूछेंगे तब थोड़ा कमेंट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं कर दूँगा। आप जब भी वीडियो देखें डाउट ज़रूर पूछिए। चलिए, इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।